हेलो व्यूअर्स, अन अकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस क्वेश्चन ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड इन यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स। अगर आप 2021 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को जाकर देखेंगे तो वहां पर यह क्वेश्चन आया था कि अगर यूएस फेड, जो वहां की सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उसको यूएस फेडरल रिजर्व कहते हैं और शॉर्ट में यूएस फेड कहते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि अगर यूएस फेड, जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है तो उससे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पहुंचता है। इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन अगेन एक्सपेक्टेड था बिकॉज यूएस की जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेड, ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट्रल बैंक है और जब भी यूएस फेड कोई एक्शन लेती है तो उसके रिपरकशंस, इट्स नॉट लिमिटेड ओनली टू द टेरिटरी ऑफ अमेरिका बट इट्स रिपरकशन लाइज अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया को इसके डिसीजन का इंपैक्ट पहुंचता है। अगर अमेरिका की फेडरल रिजर्व, वहां की सेंट्रल बैंक, अपने इंटरेस्ट रेट को कम करती है, उसका इंपैक्ट पहुंचता है। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो उससे और नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचता है वर्ल्ड की इकोनॉमी को। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अब इसी यूएस फेडरल रिजर्व की इस समय मीटिंग चल रही है और उसमें एक डिसीजन आया है जहां पर यह कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट को कट डाउन नहीं किया जाएगा। जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट चल रहा था वही इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये अगेन एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है बिकॉज अमेरिका के पॉलिटिक्स में एक चीज जो आज काफी ज्यादा कॉमन है वो है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस वहां की सेंट्रल बैंक। एक तरफ ट्रंप लगातार प्रेशर बना रहे हैं वहां के सेंट्रल बैंक गवर्नर को कि इंटरेस्ट रेट को कम करो, कम करो, कम करो, लेकिन वहां की जो यूएस फेडरल रिजर्व के गवर्नर हैं जेरोम पॉवेल, उनका कहना है कि इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। तो ये अमेरिका के फाइट कई समय से चल रहा है और वही चीज वापस से होते हुए दिखा। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर था यूएस फेडरल रिजर्व के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, लेकिन फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को कम करने से मना कर दिया है। आप देख सकते हैं ये पहला डिसीजन है 2026 कैलेंडर ईयर का और इंटरेस्ट रेट जो 3.5 टू 3.75% था उसके साथ कंटिन्यूएशन किया जाएगा। मतलब इस इंटरेस्ट रेट जो पहले से 2025 से चला रहा है, इस इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरीके की चेंज नहीं किए जाएगी। और ये एक सेटबैक है ट्रंप का रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर मोर एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट, बिकॉज वो कई समय से इंटरेस्ट रेट को कट करने का एक प्रेशर दे रहे थे। अब जो कमिटी है, जो यूएस की फेडरल रिजर्व है, जो वहां की सेंट्रल बैंक है, उसने कहा है कि ये इंटरेस्ट रेट को मुझे कट नहीं करना है, ये इंटरेस्ट रेट इतना ही रहेगा जितना पहले था। ये इसीलिए बिकॉज वहां की जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेड, उसका ऊपर एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएस की जो सेंट्रल बैंक है जिसको यूएस फेड कहते हैं, उसके ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो और इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो 2% पे रहे। तो ये डुअल ऑब्जेक्टिव है जो यूएस फेड को अचीव करना होता है। एम्प्लॉयमेंट शुड इंक्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इंक्रीज कैसे होगा, जब देश की जीडीपी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, और ऑन द सेकेंड हैंड अमेरिका की इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो कितने पे रहे, 2%। तो ये ऑब्जेक्टिव है यूएस फेड के पास और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूएस फेड टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है। इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, अब ये इंटरेस्ट रेट होता क्या है, सिंपल आप समझिए कि अगर आज इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए, अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लूंगा। इफ एसबीआई नीड्स मनी तो एसबीआई किससे पैसे लेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को कितने इंटरेस्ट पे पैसे देती है, वही इंटरेस्ट रेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसको इंडिया में हम रेपो रेट कहते हैं। सो द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक, विच इन इंडिया केस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएस के केस में यूएस फेड है,
किस इंटरेस्ट रेट पर जो वहां की सेंट्रल बैंक है वो अपने लोकल कमर्शियल बैंक्स को पैसे देती है, उस इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा हूं। मैं इंटरेस्ट रेट हमारे और आपके हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं जो हमें एसबीआई को देना पड़ता है अगर हम लोग लोन लेते हैं तो नहीं। ये इंटरेस्ट रेट वो रेट है जो अगर किसी अमेरिका की बैंक को पैसा चाहिए वहां की सेंट्रल बैंक यूएस फेड से, तो किस रेट पर वहां की बैंक्स को पैसा मिलेगा, इसी इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं। अगर ये इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो जाए, मतलब पैसा लेना वहां की बैंक के लिए बहुत इजी हो जाए, तो बैंक बहुत ज्यादा पैसा लेगी यूएस फेड से। और जब बैंक वहां की बहुत ज्यादा पैसे लेगी तो वो लोगों को बहुत ज्यादा पैसे देगी, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। लेकिन उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा चला जाए तो ठीक है, इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। But when there's a excessive money in the economy, then what will happen? Inflation, महंगाई बढ़ जाएगी, बिकॉज ज्यादा पैसा, सप्लाई तो सेम रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो डिमांड ज्यादा होने लगेगा अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। इसलिए यूएस फेड के ऊपर ये कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर एक तरफ उसको इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना है जिससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो, लेकिन इतना फोकस एम्प्लॉयमेंट पे ना कर देना, इतना फोकस इन्वेस्टमेंट पे ना कर देना कि इन्फ्लेशन 2% से ही भाग जाए। इसीलिए यूएस फेड ने डिसीजन लिया है कि इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया जाएगा। ट्रंप का यह कहना है कि इन्फ्लेशन में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फोकस इस समय ज्यादा से ज्यादा यूएस इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगाना चाहिए और इसीलिए हमें इंटरेस्ट रेट को एग्रेसिवली कट करना चाहिए। लेकिन यूएस फेड ने कहा है कि आप जो सोच रहे हैं ये गलत है, बिकॉज आप ही की पॉलिसीज की वजह से आज जिस तरीके से वेस्ट एशिया में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जैसे अमेरिका में गैसोलीन प्राइसेस, जो एनर्जी प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं। पिछले साल आप ही की वजह से टैरिफ वॉर से अगेन अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा था। आज मिडिल ईस्ट में वॉर, पिछले साल के टैरिफ वॉर, इन सभी चीजों की वजह से इन्फ्लेशन एक समस्या बनी हुई है और आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कट कर देना चाहिए। इसीलिए यूएस फेड ने अपने इंडिपेंडेंस को एग्जर्ट करके डोनाल्ड ट्रंप को क्लियरली कहा है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं कट किया जाएगा। इसके लिए स्टेटमेंट देखिए सेंट्रल बैंक ने क्या कहा है, अनसर्टेनिटी अबाउट द इकोनॉमिक आउटलुक रिमेन्स एलिवेटेड। खासकर इन्फ्लेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी यहां पे जो सेंट्रल बैंक है, जो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी हर 2 महीने पे मिलती है। आरबीआई के अंदर एक स्पेशल कमिटी है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का भी 2 ऑब्जेक्टिव है। जैसे अमेरिका में 2 ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा के रखना, वहां इंडिया में इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी को बढ़ा के रखना, और दूसरा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। वहां पे टारगेट था 2%, यहां पे टारगेट है 4 ±2% पे। तो वहां पे ये काम यूएस फेडरल रिजर्व की कमिटी करती है। इंडिया में भी इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके अंदर एक स्पेशल कमिटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो हर 2 महीने पे मिलकर इन दोनों चीज को अचीव करने के लिए इंटरेस्ट रेट को सेट करती है, जिसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। अभी जस्ट अप्रैल के महीने में एमपीसी की बैठक हुई थी और इंडिया में भी जो एमपीसी है उसने कहा इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया जाएगा, और जो हमारा रेपो रेट था, जिसको हम लोग इंटरेस्ट रेट अमेरिका में कहते हैं, उसको कंटिन्यू रखा गया एट 5.25% पे। और रीजन ये बताया गया कि इस समय इंटरेस्ट रेट को हम कट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द मोमेंट वी रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है इंडिया में समय एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इन सभी के प्राइसेस काफी ज्यादा वोलेटाइल है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैं आंसर करना चाह रहा था कि यूएस की फेड अगर इंटरेस्ट रेट को चेंज करती है तो उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पहुंचता है। देखिए 2 सिनारियो है। केस नंबर ए, अगर यूएस की फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, अगर अमेरिका की सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, तो उससे क्या होगा आप समझिए कि अगर यूएस की फेडरल रिजर्व अगर अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है तो क्या होगा। देखिए हमेशा क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूएस है, ये इंडिया है, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इंडिया के कंपैरिजन हमेशा कम होता है। जैसे मान लीजिए यूएस में इंटरेस्ट रेट है 2%, तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट होगा 4%। तो इंटरेस्ट रेट जो है इंडिया में वो हमेशा से ज्यादा होता है और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होता है। अब ये जो मैं इंटरेस्ट रेट बात कर रहा हूं, ये बैंक को अगर पैसा चाहिए तो 2% है, या अगर बैंक को आरबीआई के पास पैसा जमा करना है तो वो भी 2% है। इंटरेस्ट रेट मतलब मैं लेंडिंग डिपॉजिट दोनों की बात कर रहा हूं।
तो अब मान लीजिए अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 2% है और इंडिया में इंटरेस्ट रेट 4% है। मतलब अगर अमेरिका में आपको पैसा लेना है तो 2% है, अगर आप पैसा जमा करते हैं अमेरिका के किसी बैंक में तो भी 2% इंटरेस्ट रेट होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 4% है आपका इंटरेस्ट रेट। अगर आप बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं तो 4% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर इंडिया की एसबीआई आरबीआई को पैसा जमा करती है तो आरबीआई बैंक्स को 4% इंटरेस्ट रेट देंगे। मतलब लेंडिंग डिपॉजिट रेट दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पे क्या है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट 4% है और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 2% है। तो यहां पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यूएस और इंडिया का कितना हुआ? 2%। दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट रेट गैप है वो कितना है? 2% है। अब जैसे मान लीजिए एक अमेरिकन इन्वेस्टर है। अब अमेरिका का इन्वेस्टर है जिसके पास खूब पैसा है, फड़ा पड़ा पैसा है। अब वो अगर अमेरिका के किसी बैंक में पैसा जमा करेगा तो बैंक वाले उसको 2% का इंटरेस्ट दे दें। लेकिन अगर यही पर्सन इंडिया के किसी बैंक में पैसा जमा कर दे तो उसको 4% मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है यार। तो वो अमेरिका को छोड़कर इंडिया आकर इन्वेस्ट करेगा। क्यों इन्वेस्ट करेगा? ऑल्दो इंडिया में इन्वेस्टमेंट रिस्की है, बिकॉज यूएस जो है वो एक सेफ हेवन कंट्री है, उसकी इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट भी आपको कम दे रहा है। जो जितना ज्यादा रिस्क कम होगा उतना रिटर्न कम, जिसमें रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा। तो इंडिया में रिटर्न ज्यादा है क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है। अब ये पर्सन लालची था, ये चला आया इंडिया में इन्वेस्ट करने, इसको रिस्क ज्यादा था लेकिन रिटर्न भी 4% का मिल रहा था, 2% का मुनाफा। तो जब भी इंडिया और अमेरिका के बीच में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज्यादा होता है, मान लीजिए इंडिया में 5% हो जाए, क्योंकि आप रिस्क कब लोगे? आप एग्जाम में रिस्क लेकर आईएएस क्यों बनना चाहते हो? बिकॉज ये रिस्क बहुत बड़ा है लेकिन इसका रिटर्न भी बहुत बड़ा है। और अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कैसे आप पैसा अर्न कर सकते हो, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो? तो जितना ज्यादा इन दोनों कंट्री के बीच में आईआरडी होगा, 2%, 3%, 4%, मान लो इंडिया का 6% हो गया तब तो आईआरडी 4% है। खूब पैसा है अमेरिका से इंडिया में आएगा। तो जब भी अमेरिका की फेडरल रिजर्व और इंडिया की सेंट्रल बैंक, इन दोनों के इंटरेस्ट रेट में काफी बड़ा गैप है, ये आईआरडी जो है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इंडिया में पैसा आएगा। तो अगर यूएस की फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जैसे मान लीजिए इंडिया में 6% था और यूएस में 2% था, अब यूएस ने इसको 4% कर दिया तो आईआरडी घट के कितना हो जाएगा? 4% से 2%। मतलब अब आईआरडी कम हो गया। मतलब अब आप रिस्क इंडिया में लोगे लेकिन मुनाफा तो केवल 2% का है ना, पहले 4% का था। तो आप 2% के लिए रिस्क तो नहीं लोगे, तो आप जो भी पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया वापस अमेरिका ले आओगे। सो वेन एवर यूएस फेड इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट, अगर यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है जिसकी वजह से आईआरडी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कम हो जाता है, तो इंडिया से पैसा बाहर निकलेगा जिसको हम कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। और अगर यूएस फेड ने इंटरेस्ट को कम कर दिया, मान लो 4% था, अब इसको वापस से 2% कर दिया, और इंडिया में हमारा एजम्पशन क्या है कि इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, याद रखिएगा इंडिया में हम इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिका ने घटा दिया 2%, अब कितना हो गया आईआरडी? 2% से बढ़कर 4%। अब इसको लगा यार सही है, 4% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा अगर मैं इंडिया में लूंगा तो ठीक है, थोड़ा रिस्क लेके 4% का मुनाफा कमाना, इट्स नॉट नॉनसेंस। तो उस केस में जब भी इंटरेस्ट रेट अमेरिका डिक्रीज करेगा, आईआरडी इंक्रीज होगा, तो उससे कैपिटल क्या होगा? हमारा इंडिया में इनफ्लो होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है तो उससे जनरली क्या होता है? कैपिटल आउटफ्लो होता है। और जब यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को कट करती है तो उससे जनरली क्या होता है? कैपिटल इनफ्लो होता। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, आपको ये आंसर समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक से लेकर तो आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। I will be able to solve you in the next particular video. Thanks for watching this session. See you again some other video. Till then,